नाउ आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके लिए मस्ट हो गया था, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया था कि वो इंडियंस का सपोर्ट गेन कर सके। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी कंट्री को स्मूथली रन करना है देन इट इज़ नेसेसरी टू हैव और टू सीक द सपोर्ट ऑफ दोज पीपल। तो इसीलिए अब क्या कर दिया गया, क्योंकि ये रिवोल्ट किसकी वजह से हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से। तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी को ही खत्म कर दिया गया और अल्टीमेटली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिटिश इंडिया नो वॉज टेकन डायरेक्टली बाय द क्राउन। तो अब क्या आता है इसके बाद? क्राउन रूल। क्राउन रूल 1858 से लेकर 1947 तक रहेगा, जब तक इंडिया हमारा इंडिपेंडेंट नहीं हो जाएगा। तो इसमें हम अब इस क्राउन रूल के अंडर जो डिफरेंट एक्ट्स आते हैं वो देखेंगे, उनके क्या फीचर्स थे, उन सारे एक्ट्स को देखेंगे। सो द फर्स्ट एक्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और इसको एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि अब ये दिखाया जा रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन पर्पस इंडिया में या फिर ब्रिटिश इंडिया में गुड गवर्नेंस करना है। इसीलिए ही इस एक्ट को बोल दिया गया गुड गवर्नमेंट एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसको क्वींस प्रोक्लामेशन एक्ट भी बोलते हैं। अच्छा, सबसे पहले जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एक्ट आया था तो इस टाइम पर जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उनका नेम क्या था? ही वॉज लॉर्ड पाल्मरस्टोन। ये प्रीलिम के लिए एक फैक्ट है और वनडे एग्जाम के लिए भी कि लॉर्ड पाल्मरस्टोन उस टाइम पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। अब इस एक्ट के फीचर्स क्या थे? सबसे पहले तो डेजिग्नेशन को चेंज कर दिया गया, गवर्नर जनरल की डेजिग्नेशन को, उसको क्या बना दिया गया? वाइसराय। अब सिंपल डेजिग्नेशन ही चेंज करी गई है, मतलब कि पोजीशन सेम है, अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेम है, सारी की सारी वो पोजीशन टोटली सेम है, लेकिन उसका बस नाम ही चेंज कर दिया गया है। और इस टाइम पर जो वाइसराय होते हैं वो होते हैं लॉर्ड कैनिंग। अब प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आता है कि लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो लास्ट गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग होंगे। और अगर पूछा जाए फर्स्ट वाइसराय और वाइसराय ऑफ इंडिया कौन थे, तो वो भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। तो लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग। अब और क्या इसमें चेंज आया इस एक्ट के थ्रू? एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का न्यू ऑफिस बना दिया गया। इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो इंग्लैंड में बैठा हुआ क्राउन जो था उसने क्या करा था? डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी, लेकिन वो इंग्लैंड में, उसने रूल किसके थ्रू करना था? इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थ्रू उसने इंडिया पर रूल करना था। इसी के पास ही कंप्लीट अथॉरिटी होगी, जितने भी फाइनल डिसीजंस होंगे रिगार्डिंग द ब्रिटिश इंडिया वो सारे के सारे थ्रू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे। इट मीन्स अब जो गवर्नर जनरल या फिर जो वाइसराय था उसकी जो पोजीशन होगी वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया से कम होगी, और इसकी हेल्प के लिए एक 15 मेंबर की काउंसिल बना दी गई। इस 15 मेंबर की काउंसिल जो थी इसका काम क्या था? इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करना, और ये सिंपली एक एडवाइजरी बॉडी थी, मतलब कि जो इसकी रिकमेंडेशंस थी वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए कंपलसरी नहीं थी। तो ये 15 मेंबर काउंसिल थी, इसका चेयरमैन भी खुद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही होगा। अच्छा, इसमें डबल गवर्नमेंट सिस्टम को भी खत्म कर दिया गया। हमने क्या देखा था कि पिट्स इंडिया एक्ट था उसने क्या करा था? एक डबल गवर्नमेंट सिस्टम लेके आया था वो, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल था प्लस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की, ये दो ऑर्गेनाइजेशन या फिर ये दो बॉडीज थी, इन दोनों को ही अब खत्म कर दिया गया। और दूसरा क्या हुआ इसमें कि जो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसको एक बॉडी कॉर्पोरेट बना दिया गया। इस काउंसिल को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल को एक बॉडी कॉर्पोरेट बना दिया गया, मतलब कि उसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन अब लिया भी जा सकता है और वो खुद भी किसी के अगेंस्ट एक लीगल एक्शन ले सकती है। मीन्स द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कुड बी सूड इन इंडिया और it can also sue others in India also. Now this Government of India Act 1858 was called as Magna Carta of Indian People. ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि उस टाइम पर क्या थे? सबसे ज़्यादा उस टाइम पर थे मॉडरेट्स। तो उनको क्या लग रहा था, ऐसे दादा भाई नारोजी इन सबको क्या लग रहा था
कि ये एक्ट जो है वो इंडिया की गुड गवर्नेंस के लिए बनाया गया है, इसीलिए ही इस एक्ट को बोला गया था द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन पीपल। लेकिन इन रियलिटी ऐसा था नहीं, क्योंकि इससे कोई खास चेंजेस आए नहीं थे इंडियन के गवर्नेंस में। मेन काम इसका बस चेंज करना था, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को ही चेंज करना था। तो नेक्स्ट एक्ट आता है उसके बाद इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। ये जो काउंसिल्स एक्ट आते हैं, इंडियन काउंसिल्स एक्ट, इनका मेन पर्पस जो होगा वो काउंसिल्स में रिफॉर्म लेके आना होगा। अब क्या आएगा नेक्स्ट हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट काम हुआ वो हम देखेंगे, वो है डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होना। इस एक्ट से डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होगी। जो रेगुलेटिंग एक्ट था वहाँ से सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, मतलब कि मैक्सिमम कंट्रोल करना स्टार्ट हुआ था। लेकिन अब क्या हो चुका था, रिवोल्ट हो चुका था। तो इसके बाद फिर जब इंडियन काउंसिल एक्ट आया तो उसने डिसेंट्रलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि कुछ ना कुछ पावर्स जो थी वो प्रोविंसेस को भी देनी स्टार्ट कर दी। तो डिसेंट्रलाइजेशन सबसे पहले तो स्टार्ट हुई। इससे क्या हुआ, लेजिस्लेटिव डेवोल्यूशन। लेजिस्लेटिव डेवोल्यूशन का मतलब क्या है कि जैसे जो मेन प्रेसिडेंसीज थी मद्रास की और बॉम्बे की, इनकी लेजिस्लेटिव पावर्स को रिस्टोर कर दिया गया। इसका क्या मतलब है कि अब ये बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज खुद लॉ मेकिंग की प्रोसेस कर सकती हैं। इनके जो गवर्नर्स होंगे वो खुद लॉ मेकिंग प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था, इनको तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बिलो कर दिया गया था। तो अगर कोई लॉ मेकिंग होनी भी थी तो वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की अथॉरिटी से ही हो पाती थी, क्योंकि उसके पास एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स लेके आ गए थे वो। लेकिन इस डिसेंट्रलाइजेशन के बाद इनकी लॉ मेकिंग पावर्स को रिस्टोर कर दिया गया। अब इस लेजिस्लेटिव डेवोल्यूशन का एक और कॉन्सिक्वेंस भी क्या हुआ कि जो प्रोविंसेस की इंटरनल ऑटोनॉमी थी वो भी रिस्टोर होगी। प्रोविंसेस को भी, अभी जो इंटरनल ऑटोनॉमी थी ना, ये कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी नहीं थी, उनको कुछ अपनी पावर्स दे दी गई थी ताकि वो अपने स्फीयर के अंदर ही गवर्नमेंट को रन कर सकें। इसके लिए अब अगर प्रोविंसेस ने अपने ज्यूरिसडिक्शन के अंडर गवर्नमेंट को रन करना है तो उनको भी कुछ काउंसिल चाहिए होंगी, इसीलिए न्यू काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनना भी स्टार्ट हो गई। वो कौन सी, जैसे सबसे पहले बनी थी बंगाल में, देन उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में, और उसके बाद पंजाब में 1897 में। अब ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनी थी इनके पास कोई एक्चुअल पावर्स थी नहीं वैसे, और ये एक डेड हॉर्स के जैसे थी, क्योंकि ना तो ये कोई फाइनेंशियल मैटर्स डिस्कस कर सकती थी। इनके पास अगर इन्होंने कोई मैटर डिस्कस भी करना था तो इनको प्रायर परमिशन लेनी पड़ती थी। ना तो ये बजट को डिस्कस कर सकती थी, ना ही अगर कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन ऐसा था कि जिसकी इम्प्लीमेंटेशन से इंडियंस को हार्म हो रहा था तो उन एग्जीक्यूटिव एक्शंस को भी ये क्वेश्चन नहीं कर सकती थी। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या था इसका, कि जितने भी कोई बिल पास होने थे वो अल्टीमेटली वाइसरॉय और देन उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की परमिशन से ही होने थे। तो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनी थी इंडियन काउंसिल्स एक्ट के अंडर, उनके पास कोई रियल पावर थी नहीं। अब इस एक्ट के अंडर और क्या आता है नया, कि इंडियन रिप्रेजेंटेशन लॉ मेकिंग में अब आना स्टार्ट हो गई। पहले क्या था कि जो इंडियंस थे उनको लॉ मेकिंग के साथ वो अटैच करा ही नहीं जाता था। जितने भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस होती थी उन सारी की सारी प्रोसेस में से इंडियंस को एक्सक्लूड करा जाता था। लेकिन इसमें क्या कर दिया गया, इंडियंस को भी लॉ मेकिंग के साथ अटैच कर दिया गया। अब अगर इंडियंस को लॉ मेकिंग के साथ अटैच करा गया है तो जो वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी उसमें कुछ ना कुछ इंडियंस होंगे, लेकिन ये इंडियंस इलेक्टेड नहीं होंगे, ये इंडियंस नॉमिनेटेड होंगे। तो जो उस टाइम पर वाइसरॉय होते हैं लॉर्ड कैनिंग, वो 1862 में 3 इंडियंस को नॉमिनेट करते हैं इन दी वाइसरॉयज लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 है उसमें वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फर्स्ट इंडियन बनेंगे जो वो होंगे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब ये जो इंडियंस हैं ये वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में है। तो ये इंडियंस कौन से हैं, ये है सबसे पहले राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड देन सर दिनकर राव। अब ये जो थे ना ये सारे एलीट सेक्शन के लोग थे, तो जो ग्राउंड लेवल पर इंडियंस होते थे ना उनके लिए कोई बेनिफिशियल पॉलिसीज बनती नहीं थी। और इस एक्ट में क्या डेवलपमेंट होती है
अब ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर हम प्रेजेंट इंडिया का जो सिनेरियो है उसको ध्यान में रखें तो। इससे आगे आता है पोर्टफोलियो सिस्टम। ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम का कॉन्सेप्ट है सबसे पहले 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने दिया था। तो इसको रिकॉग्नाइज किस में करा गया, इस एक्ट इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 में। अब ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम है ये आज हमारी जो गवर्नमेंट है वो कौन सी है, वो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये कैबिनेट फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है, ये कैबिनेट सिस्टम आज चल रहा है, उसकी फाउंडेशन किस में है, इस पोर्टफोलियो सिस्टम में, जो किस में आया था, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 में। अब इस पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब क्या है, पोर्टफोलियो का मतलब है कि अब इस ये जो वाइसराय की काउंसिल थी इसमें अलग अलग मेंबर्स होंगे। क्या करा गया कि इस काउंसिल में जितने भी मेंबर्स थे उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स का इंचार्ज बना दिया गया, और जो हर एक डिपार्टमेंट का एक मेंबर होगा वो उस डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग डिसीजंस ले सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ वाइसराय। मतलब कि हर एक डिपार्टमेंट का एक अलग हेड होगा और वो उस डिपार्टमेंट को ऑन द बिहाफ ऑफ वाइसराय रन कर सकता है। तो आज हमारा जो कैबिनेट सिस्टम है वो भी ऐसे ही वर्क करता है, क्योंकि कोई डिपार्टमेंट अगर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है तो उनका हेड कोई और होगा। तो ऐसे ऐसे ही आज कैबिनेट सिस्टम भी रन करता है। और इस एक्ट में क्या चेंज आया गया कि इसमें ऑर्डिनेंस वाला पार्ट भी अब लेके आए। जो वाइसराय था, आज हम अगर हम आज अपने प्रेसिडेंट को देखें तो वो ऑर्डिनेंस कैसे पास करते हैं, विद द कॉन्करेंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइज करेंगे तो उसके बाद ही प्रेसिडेंट जो होंगे वो ऑर्डिनेंस पास करेंगे। लेकिन इस इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 में क्या करा गया कि वाइसराय जो था वो बिना काउंसिल के मेंबर होंगे उनकी कॉन्करेंस के बिना, उनकी एडवाइस के बिना ही, लेजिस्लेटिव काउंसिल की एडवाइस के बिना ही ऑर्डिनेंस पास कर सकता था। और ये ऑर्डिनेंस 6 मंथ के लिए हो सकता था। अब अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनी है तो उनका मीनिंग ही क्या रहा। हमने क्या देखा कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट के अंडर न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बन रही हैं, और अगर वाइसराय खुद ही इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को कंसल्ट करे बिना कोई ऑर्डिनेंस, कोई लॉ पास कर सकता है, क्योंकि ऑर्डिनेंस में भी क्या होता है कि उसमें लॉ के इक्विवेलेंट ही पावर्स होती हैं। अगर कोई लॉ इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की कॉन्करेंस के बिना, इनकी एडवाइस के बिना पास हो सकता है, तो क्या इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के पास कोई पावर्स हुई? नहीं। इसीलिए ही इनके पास कोई रियल पावर नहीं थी, दे वर लाइक अ डेड हॉर्स। तो नेक्स्ट उसके बाद अब क्या होता है, अब इंडियन जो नेशनल मूवमेंट है बीच में वो भी स्टार्ट हो चुकी है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन भी होगी 1885 में। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट आता है दैट इज इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। अब ये जो एक्ट है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, ये एक्सक्लूसिवली अब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के ही रिगार्डिंग है। ये जो एक्ट थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें वाइसराय की फॉर्मेशन हो, वाइसराय की डेजिग्नेशन कर दी गई, गवर्नर जनरल को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस आ गया। और जो नेक्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया उसमें इंडियंस को लॉ मेकिंग के साथ अटैच कर दिया गया, डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गई, पोर्टफोलियो सिस्टम आ गया। ठीक है। अब लेकिन क्या हो रहा है कि जैसे जैसे इंडियंस की अवेकनिंग हो रही है, उस टाइम पर कौन वो काम कर रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट तो थे नहीं उस टाइम पर, उस टाइम थे मॉडरेट्स। तो मॉडरेट्स का मेन काम क्या होता था, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनमें मैक्सिमम रिफॉर्म्स लेके आना। तो इंडियन काउंसिल जो एक्ट 1892 आया, ये एक्सक्लूसिवली लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिफॉर्म लेके आने के लिए ही लाया गया, क्योंकि इंडियन जो नेशनल कांग्रेस बनी थी उस टाइम पर उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में रिफॉर्म लेके आए जाएं। तो सबसे पहले अगर रिफॉर्म लेके आने हैं, इट मीन्स कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इंडियंस हैं वो इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में होने चाहिए। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कौन थी, एक तो इंपीरियल या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और दूसरी थी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इंडियंस को क्या बोलते थे उस टाइम पर, नॉन ऑफिशियल मेंबर या फिर एडिशनल मेंबर। अगर इनको एक्सपैंड करना है, इनमें रिफॉर्म लेके आने हैं, तो क्या करा गया कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, इंडियंस थे, उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया गया। अगर इनको इंक्रीज करना है तो वो कैसे होगा, उनका कुछ ना कुछ इलेक्शन होगा। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, मींस नॉमिनेशन के थ्रू ही इन इंडियंस को इलेक्ट करा गया
इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। अब इस एक्ट के अंडर एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, ये वर्ड ऑफिशियली कहीं भी ब्रिटिश इंडिया में यूज़ नहीं हुआ जब ये एक्ट काम कर रहा था 1892 वाला। जो बाद के एक्ट आएंगे उस टाइम पर पहले तो इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफिशियली यूज़ होगा, देन उसके बाद फिर आएंगे डायरेक्ट इलेक्शन। तो ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे हो रहे थे? थ्रू नॉमिनेशन। और ये नॉमिनेशन कैसे हो रही थी? अगर सेंटर की लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पर नॉमिनेशन होगी वाइसराय के थ्रू, और अगर प्रोविंसेस की लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पर नॉमिनेशन होगी गवर्नर्स के थ्रू। तो ये जो वाइसराय था वो कैसे नॉमिनेट कर रहा था? ये नॉमिनेट कर रहा था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल प्लस बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। ऐसे ही अगर जो गवर्नर था उसको प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्ट करना था इंडियंस को, तो वो किसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर कर रहा था? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड यूनियंस, ऐसे जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस थी। आप ये देख सकते हो ना, आज के साथ इसको कोरिलेट कर सकते हो। जो हमारी स्टेट में इलेक्शंस होते हैं तो वो कैसे होते हैं? पहले लोअर लेवल पंचायती राज पर होंगे, तो उसके बाद फिर स्टेट में आएंगे, देन उसके बाद अगर सेंटर में हो रहे हैं तो वो उनमें किसका पार्ट होगा? एमएलएज का, मतलब कि जो स्टेट लेवल के एमएलएज होंगे उनका पार्ट होगा। ऐसे ही ये सिस्टम भी चल रहा था, लेकिन नॉमिनेशन के थ्रू चल रहा था। वाइसराय किसकी रिकमेंडेशन पर इंडियन को इलेक्ट करेगा? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि स्टेट लेवल पर होगा, और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और जो गवर्नर करेंगे प्रोविंसेस पर इलेक्ट इंडियंस को, वो होंगे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटी, ऐसे ही ट्रेड यूनियंस के थ्रू। अब इन इंडियंस को क्या बोलते थे? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। सी इंडियन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज तो कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ऑफिशियल्स मेजॉरिटी को रखा गया। ऑफिशियल मेजॉरिटी का मतलब क्या है? कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो लोग थे वो ब्रिटिशर्स ही थे। अब जो एक्ट आया था इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, उसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनके पास कोई भी पावर्स नहीं थी, लेकिन थोड़ी बहुत पावर इस 1892 एक्ट में दे दी गई। और वो कौन सी थी? बजट को डिस्कस करने की पावर, और अगर कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन है तो उस एक्शन को क्वेश्चन करने की पावर भी दे दी गई। उसके बाद नेक्स्ट एक्ट आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, जिसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। इसको अगर याद रखना है, 2 पर्सन्स होते हैं ऐसे ही जैसे मॉर्ले मिंटो में। जो फर्स्ट पर्सन होगा वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, और जो सेकंड पर्सन होगा वो वाइसराय होगा। इसमें फर्स्ट पर्सन जो मॉर्ले हैं वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, और जो मिंटो सेकंड पर्सन है दैट इज वाइसराय। इसमें क्या करा गया? इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का जो साइज था उसको इंक्रीज कर दिया गया। दोनों लेवल्स पर, इंपीरियल या फिर सेंट्रल लेवल पर भी और प्रोविंशियल लेवल पर भी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनका साइज इंक्रीज कर दिया गया। पर जो इंपीरियल लेवल पर था वहाँ पर उसकी जो स्ट्रेंथ थी लेजिस्लेटिव काउंसिल की 16 से 60 कर दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो मेजॉरिटी थी वो किसकी थी? ब्रिटिशर्स की, मतलब कि ऑफिशियल्स की। और अगर प्रोविंशियल लेवल पर देखें, जैसे ये जो सेंट्रल लेवल था उसमें क्या करा गया कि एक स्ट्रेंथ फिक्स कर दी गई 60 नंबर की, लेकिन प्रोविंशियल लेवल पर ये जो स्ट्रेंथ थी वो फिक्स नहीं थी, यूनिफॉर्म नहीं थी, वो प्रोविंसेस के अकॉर्डिंग वेरी कर रही थी। लेकिन इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर की मेजॉरिटी थी, मतलब कि प्रोविंसेस में इंडियंस की मेजॉरिटी थी। ऐसा क्यों करा गया था? क्योंकि पहले तो प्रोविंसेस को इंटरनल ऑटोनॉमी दे दी गई थी अंडर द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, प्लस उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन भी स्टार्ट हो चुकी थी, मतलब कि प्रोविंसेस को कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स दी जा रही थी, इसीलिए ही प्रोविंसेस में इंडियंस की मेजॉरिटी रख दी गई थी। दूसरी इसमें क्या चीज़ होती है कि अगर इन नॉन ऑफिशियल्स को इन प्रोविंसेस के लिए इलेक्ट करना है तो वो दोनों नॉमिनेशन के थ्रू भी हो सकता था और इलेक्शन के थ्रू भी हो सकता था। और अब ये जो इलेक्शन होगा वो इनडायरेक्ट इलेक्शन ही होगा इस टाइम पर। अच्छा, अब इस चीज़ में आता है कि जो नॉन ऑफिशियल है, जो फर्स्ट इंडियन, ये चीज़ मैं बोल रही थी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ जो वाइसराय होगी और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो स्टेट लेवल पर, प्रोविंसेस लेवल पर गवर्नर की होगी, इन दोनों में ही अब इंडियंस को भी लेके आना स्टार्ट कर दिया गया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले क्या था? इस केस में जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 था, ये वाइसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस आए थे। अब जो इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है
वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंडियन को अटैच करना स्टार्ट कर दिया गया। और जो फर्स्ट इंडियन वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आए थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब और ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स का क्या है कि इन्होंने कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया। इसका मतलब क्या था कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट का जो प्रोविजन था वो दे दिया गया, उसको इन सेपरेट इलेक्टोरेट्स की फैसिलिटी दे दी गई। इन सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब क्या था कि अगर किसी मुस्लिम मेंबर को इलेक्ट करना है तो उसको इलेक्ट करने के लिए जो वोटर्स होंगे वो भी मुस्लिम्स ही होंगे, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स होंगे और कम्युनिटी के मेंबर नहीं होंगे। मतलब कि ये जॉइंट इलेक्टोरेट नहीं होंगे, ये मुस्लिम के लिए सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम के लिए ही सेपरेट इलेक्टोरेट होंगे। अच्छा, अब मैंने बताया था कि इन नॉन ऑफिशियल को इलेक्ट करने का जो इलेक्शन था अब वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था। इसमें क्या हुआ, ये जो इलेक्शन हो गए अब ये ऑफिशियल इलेक्शन होंगे। हम कंपैरिजन भी साथ में देखते आएंगे क्योंकि ऐसे इन एक्ट्स को याद रखना बहुत डिफिकल्ट होता है, इनके जो फीचर्स होते हैं इनके पॉइंट्स को याद रखना बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए मैं साथ में कंपेयर भी कर रही हूँ। सी अब क्या हो रहा था कि जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 था उसमें जो इनडायरेक्ट इलेक्शन थे वो ये जो इलेक्शन का वर्ड था ये ऑफिशियली इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। लेकिन जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आए थे, इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1909 था उसमें जो इनडायरेक्ट इलेक्शन थे, इलेक्शन अभी भी इनडायरेक्ट थे लेकिन वर्ड ऑफिशियली यूज होना स्टार्ट हो गया था। तो नेक्स्ट एक्ट आता है उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो फर्स्ट पर्सन होगा वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा और जो सेकंड पर्सन होगा वो वाइसराय होगा। तो इसमें मोंटेग्यू जो थे वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और जो चेम्सफोर्ड थे वो थे वाइसराय ऑफ इंडिया। अब क्या हुआ था इसमें, इस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट था इसको भी यही बोला गया कि इंडिया की बेटर गवर्नेंस के लिए है, इंडिया में ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए है। अब इस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मीनिंग क्या होता है, इस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव कोई लॉ मेकिंग कर रहा है या फिर एग्जीक्यूटिव जो है वो किसी लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहा है तो उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो अल्टीमेटली लेजिस्लेटिव को रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब कि जो गवर्नर्स होंगे, प्रोविंसेस पर जो गवर्नर्स होंगे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसीलिए ही इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या बोला गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का फर्स्ट टाइम अल्टीमेटली मेन पर्पस क्या होगा, इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को लेके आना। और वो कैसे आएगी, अगर सेंटर का जो कंट्रोल होगा वो प्रोविंसेस पर थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। तो इस कंट्रोल को रिलैक्स करने के लिए क्या करा गया, जो लॉ मेकिंग की सेंटर की और प्रोविंसेस की और सेंटर की लॉ मेकिंग पावर्स थी उनको सेपरेट कर दिया गया। इसी वजह से ही जो आज का हमारा लिस्ट सिस्टम है, जैसे 7th शेड्यूल में लिस्ट बनी हुई है, आज का जो लिस्ट सिस्टम है वो भी सेम ऐसा ही वर्क करता था। ऐसे इसी की वजह से ही था कि जो सेंटर की लॉ मेकिंग पावर और प्रोविंसेस की पावर्स को सेपरेट कर दिया गया और फर्दर क्या करा गया, इस जो सब्जेक्ट्स डिवाइड कर दिए गए। अब क्या हो रहा था कि जो प्रोविंसेस होंगी उनके जो सब्जेक्ट्स होंगे वो उन पे लॉ बना सकती हैं और जो सेंटर होगा उनके पास जो सब्जेक्ट्स होंगे वो उनके ऊपर लॉ बना सकती हैं। और दूसरी चीज़ इस एक्ट में क्या करी गई, पहले तो क्या कर दिया था कि सेंटर और प्रोविंसेस में सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया। दूसरा क्या कर दिया गया कि डायरकी लेके आ गए प्रोविंसेस लेवल पर। डायरकी का मीनिंग क्या होता है कि जो प्रोविंसेस लेवल पर सब्जेक्ट्स हैं उनको फर्दर डिवाइड कर देंगे, किसमें, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में और रिजर्व्ड सब्जेक्ट में। रिजर्व का मीनिंग क्या होगा कि वो गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर प्लस उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए ही रिजर्व होंगे। मतलब इन रिजर्व सब्जेक्ट में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होंगे उसमें जब गवर्नर कोई काम करेगा तो वो विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स काम करेगा, मतलब कि इस लेजिस्लेटिव काउंसिल की हेल्प से काम करेगा। तो इन ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के केस में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी लेकिन रिजर्व्ड सब्जेक्ट के केस में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं होगी। सो दिस वाज द सिस्टम ऑफ डायरकी। डायरकी का मतलब क्या है कि पावर्स की डिवीजन को कर देना। ये एक ग्रीक वर्ड डायर्क से बनाया गया है जिसका मतलब है डिवीजन ऑफ पावर्स। लेकिन ये जो प्रोविंसेस में डायरकी का सिस्टम लेके आए थे ये अल्टीमेटली फेल हो जाएगा और बाद में फिर ये क्या करेंगे,
प्रोविंसेस में अगर फेल हो गया तो बाद में ये सेम ही सिस्टम वो सेंटर पर लेके आ जाएंगे। अच्छा, कुछ जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे वो कौन से थे, जैसे कि एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट हो गया, लैंड की रीएडजस्टमेंट करनी, प्रोविंसेस की एडमिनिस्ट्रेशन करनी, ये सारे के सारे जो थे वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे। और अगर रिजर्व्ड सब्जेक्ट की बात करें तो वो थे ऐसे कि फाइनेंस, डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, रेलवे, ये सारे के सारे जो थे वो रिजर्व्ड सब्जेक्ट थे। अब इस जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, क्योंकि इसमें इन्होंने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करी थी, जो एग्जीक्यूटिव होगा वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होंगे, डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। अगर डायरेक्ट इलेक्शंस है तो उनके लिए फ्रेंचाइजी होनी चाहिए लोगों के पास, मतलब कि उनके पास वोटिंग राइट होना चाहिए। तो ये वोटिंग राइट उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड था, सिर्फ 3 चीज़ों के बेसिस पर ही था, वो था प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन के बेस पर। इन तीनों को ही याद रखना है, प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन। जो लोगों के पास वोटिंग राइट था सिर्फ इन 3 चीज़ों के बेसिस पर ही था। अब क्या करा गया था, प्रोविंसेस को तो ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया गया, मतलब कि प्रोविंसेस पर क्या लेके आ गए ये डायरकी, और सेंटर पर इन्होंने क्या लाया, सेंटर पर लेके आई ये बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म का मतलब क्या था कि जो सेंटर की लॉ मेकिंग बॉडी होगी, मतलब कि जो इंपीरियल और इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, उसको रिप्लेस करके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। वो कौन से होंगे, अपर हाउस होगा और एक होगा लोअर हाउस। अब इन्हीं के इलेक्शंस के लिए ही अब इनमें जो मेंबर्स को इलेक्ट करना है उन्हीं के लिए ही ये डायरेक्ट इलेक्शंस आएंगे। उसके बाद क्या था कि जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी 6 मेंबर की होती थी वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसमें जो 3 मेंबर्स होंगे बोल दिया गया कि वो 3 मेंबर्स इंडियन होंगे आउट ऑफ 6। और क्या कर दिया गया, इसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड कर दिया गया। पहले क्या करा था, मॉर्ले मिंटो ने क्या करा था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम को दिया था, सेपरेट इलेक्टोरेट। लेकिन इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में और ज़्यादा महान काम कर दिया गया कि जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन थी उसको एक्सटेंड करके कर दिया गया सिख के लिए भी, देन उसके बाद इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, देन उसके बाद यूरोपियंस के लिए भी, मतलब कि अब इनके भी सेपरेट इलेक्टोरेट होंगे। अच्छा, और चीज़ इसमें क्या आई कि जो प्रोविंसेस और जो सेंटर के थे बजट्स उनको अलग अलग कर दिया गया। अब एक चीज़ आती है इसमें ली कमीशन की। इस एक्ट के अंडर ली कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की फॉर्मेशन करी गई। इससे पहले वाले जो एक्ट था उसमें अब अच्छा, ये जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन था इसका काम था ओपन कंपटीशन करवाना सिविल सर्विसेज के लिए। अब इस ओपन कंपटीशन के लिए कौन सा कमीशन था, वो था मैकॉले कमेटी। ये जो ली कमीशन है इस ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने एग्जाम को कंडक्ट करवाना था, उसकी फॉर्मेशन के लिए था ली कमीशन। देन उसके बाद आता है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, वो उसको अब पे कहाँ से करा जाएगा, ब्रिटिश एक्सचेकर से। अब ये चीज़ इसमें अच्छी करी गई थी, क्यों, क्योंकि पहले वाले मैंने क्या बताया था, पहले जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर होते थे या फिर जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते थे उनको जितना भी प्रॉफिट देना था, उनको जो भी सैलरीज देनी थी वो इंडियन रेवेन्यू से पे करी जा रही थी। और वो सिस्टम कब तक चला, 1919 तक, क्योंकि 1919 के बाद जितनी भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो या फिर उसके जो स्टाफ की सैलरीज थी उसको ब्रिटिश एक्सचेकर से ही पे करना स्टार्ट कर दिया गया। कि ये रिकमेंड करा गया कि एक स्टैट्यूटरी कमीशन की फॉर्मेशन करी जाएगी जो इस एक्ट के थ्रू जो रिफॉर्म आए हैं उसको रिव्यू करेगी कि उनका जो सक्सेस रेट है वो कैसा है। अब इसके बाद क्या आएगा, कुछ डेवलपमेंट्स आएंगी, क्योंकि स्टैट्यूटरी कमीशन की फॉर्मेशन भी करनी है। तो वो स्टैट्यूटरी कमीशन कौन होगा, साइमन कमीशन। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ बतानी है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो 1919 में आया था, ठीक है। तो इट मीन्स क्या बोला गया था कि ये स्टैट्यूटरी कमीशन होगा वो 10 ईयर्स के बाद आएगा। इट मीन्स 1919 में है तो 10 ईयर्स के बाद ये कमीशन कब आना था, 1929 में। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, नवंबर 1927 में ही ये साइमन कमीशन को लेके आ गए, ठीक है। तो और क्या हुआ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि इस साइमन कमीशन में जितने भी लोग थे वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। ये 7 मेंबर का कमीशन था और इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी 1930 में
सर जॉन साइमन जो थे वो इसके हेड थे, इस कमीशन के। अच्छा, अब क्या था, जो ब्रिटिश इंडिया था उसमें जो इंडियन प्रोविंसेस थी, एक तो जो थी ब्रिटिशर्स के अंडर, और उसको हम क्या बोलते थे, ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स। और जो दूसरे वाला पार्ट था वो था प्रिंसली स्टेट्स का। तो ये जो साइमन कमीशन है ये किसके लिए बनता है, ये बनता है ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स के लिए। दूसरा पार्ट कौन सा बचा, प्रिंसली स्टेट्स का। और इस एक्ट को रिव्यू करने के लिए जो प्रिंसली स्टेट के लिए कमीशन बनता है उसको हम बोलते हैं बटलर कमीशन। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइमन कमीशन को तो हम सब जानते हैं कि ये ब्रिटिश इंडियन स्टेट के लिए बना है इस एक्ट को रिव्यू करने के लिए, लेकिन बटलर कमीशन आ जाता है कभी कभी एग्जाम में। ये किसके लिए बनता है, ये बनता है प्रिंसली स्टेट के लिए। अब इस साइमन कमीशन की जो इसने रिकमेंडेशन दी, इसने क्या बोला कि जो डायरकी थी, डायरकी किस में लेके आए थे ये, प्रोविंसेस में। इसने बोला क्योंकि ये डायरकी फेल हो चुकी थी प्रोविंसेस में, इसने बोला कि इसको अबॉलिश कर दिया जाए और ये जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है इसको फर्दर एक्सटेंड करा जाए। और इसने रिकमेंडेशन करी एक फेडरेशन की फॉर्मेशन की, जिसको हम बाद में देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। लेकिन वो फेडरेशन भी फॉर्म नहीं होगी क्योंकि इसमें प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइन ही नहीं करेंगी। इसके बाद आती हैं, इस बटलर कमीशन और साइमन कमीशन के बाद आती हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का काम क्या होता है, जो साइमन कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं उनको डिस्कस करना, और इसके बेसिस पर फिर वो एक तैयार करते हैं एक वाइट पेपर इन रिकमेंडेशन की बेसिस पर। बाद में ये रिकमेंडेशंस सबमिट करी जाती हैं जॉइंट सिलेक्ट कमेटी को। ये जॉइंट सिलेक्ट कमेटी अब इन रिकमेंडेशंस को देखेंगी, इन वाइट पेपर को देखेंगी जिसमें इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की रिकमेंडेशन होगी, और इन्हीं रिकमेंडेशंस के बेसिस पर ही आगे बनेगा फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इससे पहले आता है कम्युनल अवार्ड, और उसका जो सोल्यूशन होगा वो होता है पूना पैक्ट। कम्युनल अवार्ड कब आता है, अगस्त 1932 में। उस टाइम पर जो ब्रिटिश प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो थे रामसे मैकडोनाल्ड। उन्होंने क्या करा कि जो पहले क्या था, पहले जो सेपरेट इलेक्टोरेट थे वो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लिए बन रहे थे, जैसे सिख, एंग्लो इंडियंस, ठीक है, जो मुस्लिम्स थे उनके लिए थे। तो ये जो रामसे मैकडोनाल्ड थे, क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हो रहा था कि इनमें डिमांड करी जा रही थी कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, उनके लिए कुछ सेपरेट फैसिलिटी होनी चाहिए या फिर सेपरेट रिजर्वेशन होनी चाहिए। लेकिन कोई सोल्यूशन तो निकल नहीं रहा था इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो अल्टीमेटली रामसे मैकडोनाल्ड ने क्या करा, वो एक कम्युनल अवार्ड लेके आए इन डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए या फिर इन शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, जिससे इन माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन दी गई। लेकिन महात्मा गांधी जो थे वो ज्वाइंट इलेक्टोरेट के फेवर में थे, तो उन्होंने क्या करा, इस कम्युनल अवार्ड को अपोज करा और उन्होंने फास्ट अनटू डेथ तक उन्होंने फास्ट ले लिया। जिसके बाद फिर इसका सोल्यूशन, इसका एग्रीमेंट किसके थ्रू हुआ, पूना पैक्ट के थ्रू बिटवीन द लीडर ऑफ डिप्रेस्ड क्लास और महात्मा गांधी के बीच में। तो ये पूना पैक्ट, इस एग्रीमेंट को पूना पैक्ट बोलते हैं, जिसमें क्या कर दिया गया कि जॉइंट इलेक्टोरेट वाला सिस्टम ही रखा गया और जो शेड्यूल्ड कास्ट या फिर डिप्रेस्ड क्लासेस थी उनके लिए इस जॉइंट इलेक्टोरेट में ही सीट्स कुछ रिजर्व कर दी गई। तो नेक्स्ट हमने देखना है अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो किसकी रिकमेंडेशन पर बना था, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जो रिकमेंडेशन आई थी साइमन कमीशन की, बाद में जिनको रिव्यू करा गया बाय द जॉइंट सिलेक्ट कमेटी, और उन रिकमेंडेशन के बेसिस पर अल्टीमेटली फिर बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब ये जो एक्ट था बहुत ही लेंदी एक्ट था, इसमें 321 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल्स थे। जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था उससे पहले हमारी जो गवर्नमेंट रन कर रही थी वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही मेजरली रन कर रही थी। तो इस एक्ट में क्या बोला था, अच्छा साइमन कमीशन ने, मैंने बताया कि उसने क्या बोला था, एक फेडरेशन की फॉर्मेशन करनी चाहिए। तो इस एक्ट में ट्राई करा गया कि ऑल इंडिया फेडरेशन की फॉर्मेशन करी जाएगी, जिसमें क्या होगा कि पावर्स की डिवीजन कर दी जाएगी बिटवीन सेंटर्स और यूनिट के बीच में। अब वो यूनिट कौन से होंगे, वो यूनिट होंगे प्रोविंसेस, जो कि ब्रिटिश प्रोविंसेस होंगी, प्लस प्रिंसली स्टेट। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, यूनिट। और दूसरा पार्ट कौन सा आ गया,
सेंटर, इन दोनों के बीच में, सेंटर के बीच में और इन यूनिट के बीच में पावर को डिवाइड कर दिया जाएगा। और उस पावर को डिवाइड कैसे करा जाएगा? थ्रू फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। मतलब कि जिस लिस्ट पर सेंटर लॉ बना सकता है उसको बोलेंगे हम फेडरल लिस्ट, और जिस लिस्ट पर प्रोविंसेस लॉ बनाएंगी उनको बोलेंगे हम प्रोविंशियल लिस्ट, और जिसमें दोनों ही लॉ बना सकते हैं उसको बोलेंगे कॉन्करेंट लिस्ट। और जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो इन किसी भी लिस्ट पर नहीं आएंगे वो उनको बोला गया रेजिडुअरी लिस्ट के सब्जेक्ट, और उसकी पावर किसको दे दी गई? वाइसरॉय को। लेकिन ये जो ऑल इंडिया फेडरेशन थी ये कभी बन नहीं पाई, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने कभी इसको ज्वाइन ही नहीं करा। क्योंकि यूनिट कैसे बनना था? यूनिट बनना था प्रिंसली स्टेट और प्रोविंसेस के कॉम्बिनेशन से, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन ही नहीं करा, तो इसलिए यूनिट बन ही नहीं पाया, तो ऑल इंडिया फेडरेशन भी कभी बन ही नहीं पाई। इसमें और चीज़ क्या करेगी, जो प्रोविंसेस पर डायरकी थी, डायरकी किस में आई थी? इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। ठीक है, उस डायरकी को ख़त्म कर दिया गया। प्रोविंसेस पर जो डायरकी थी उसको ख़त्म कर दिया गया और उनको ऑटोनॉमी दे दी गई। और प्रोविंसेस में क्या लेके आई है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अब इस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का सेम मीनिंग ही होगा कि जो प्रोविंसेस में गवर्नर होंगे, अगर कोई भी वो एक्शन लेते हैं, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं लॉ की, तो उसके लिए वो किसको रिस्पॉन्सिबल होंगे? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को। मतलब जो गवर्नर होंगे वो मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही काम करेंगे। लेकिन ये जो सिस्टम था इसको भी बाद में डिसकंटिन्यू कर दिया गया 1939 में। ये सिस्टम भी खत्म कर दिया गया था। और दूसरा इन्होंने क्या करा कि जो फेडरल लेजिस्लेचर था उसमें ये बाईकैमरलिज्म लेके आए। मतलब कि जो सेंटर वाला लेजिस्लेचर था उसको भी इन्होंने अब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, काउंसिल ऑफ स्टेट को और फेडरल लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन इन्होंने क्या करा, जो प्रोविंसेस की डायरकी थी उसको तो खत्म कर दिया क्योंकि वो सक्सेस नहीं हो पाई। और इन्होंने डायरकी कहाँ पर लेके आई? वो थी सेंटर पर। अगर सेंटर पर डायरकी है इट मीन्स जो सेंटर के जो सब्जेक्ट होंगे उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सेंटर के सब्जेक्ट कौन से थे? वो थे फेडरल लिस्ट के सब्जेक्ट। तो जो फेडरल लिस्ट थी उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वो थे रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। अब और इन्होंने क्या करा, ये बाईकैमरलिज्म लेके आए 6 प्रोविंसेस में। देखिए अब क्या हो रहा है, जो सेंटर का जो फेडरल लेजिस्लेचर था उसमें भी बाईकैमरलिज्म लेके आए। इस टाइम तक, इस 1939 के टाइम तक जो प्रोविंसेस थी वो 11 प्रोविंसेस बन चुकी थी। इन 11 प्रोविंसेस में से जो 6 प्रोविंसेस थी उसमें भी ये बाईकैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट लेके आए। मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस का कॉन्सेप्ट ये प्रोविंसेस में भी लेके आए। 6 प्रोविंसेस में वो कौन सी थी? वो थी बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। दूसरा इन्होंने क्या करा, इसमें इन्होंने क्या कर दिया, जो सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट था उसको फिर से एक्सटेंड कर दिया है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, वुमेन के लिए और लेबर क्लास के लिए भी, दैट इज वर्किंग क्लास के लिए भी इन्होंने एक्सटेंड कर दिया। और जो फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट था, जो वोटिंग राइट था, उसको भी एक्सटेंड करा। अब क्या हुआ, अब 10% पॉपुलेशन के पास, उस टाइम पर जो ब्रिटिश इंडिया की पॉपुलेशन थी उसका 10% के पास वोटिंग राइट थे। अच्छा, इसमें मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की काउंसिल बनी थी इस एक्ट में। 19 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था उसमें क्या बना था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का ऑफिस प्लस उसकी हेल्प के लिए 15 मेंबर की काउंसिल। ये किस में बना था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। लेकिन इस 1935 के एक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने क्या करा, इस 15 मेंबर की जो काउंसिल थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की उसको ख़त्म कर दिया। अब उसकी हेल्प के लिए बस कुछ एडवाइजर्स ही उन्होंने रख दिए। दूसरा, इन्होंने जो उस टाइम पर ब्रिटिश इंडिया की करेंसी को हैंडल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट करी। प्लस पहले क्या था, एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ली कमीशन। अब इन्होंने क्या कर दिया गया, सेंटर के लिए एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंसेस के लिए प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, और जो कॉमन होगा ज्वाइंट, उसके लिए होगा ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, उसके बाद इसमें एक फेडरल कोर्ट भी बनता है 1937 में।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। ये इंडिया के लिए, ब्रिटिश इंडिया के लिए भी एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के जैसे काम करेगा। जब तक हमारा इंडिया आज़ाद नहीं हो जाता तब तक ये एक्ट ही एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के जैसे काम करता है। लेकिन इसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि ये जो एक्ट था 1935 का, ये बहुत ही ज़्यादा रिजिड एक्ट था। अगर इसने कोई अमेंडमेंट लेके आनी थी तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि उसका जो पार्ट था, अमेंडमेंट लेके आने का जो राइट था, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास था। इंडियंस का उसमें कुछ रोल नहीं था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो थी वो थी सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसकी वजह से इंडिया में उस टाइम पर सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज आ रही थी। उन सेपरेट इलेक्टोरेट का ही रिजल्ट था कि एंड में इंडिया की पार्टीशन हो गई। इंडिया की पार्टीशन इन सेपरेट इलेक्टोरेट का ही रिजल्ट था, क्योंकि इनकी वजह से उस टाइम पर सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज ग्रो कर रही थी। इसीलिए ही कांग्रेस डिमांड कर रही थी कि हमारा इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर बनेगा, मतलब कि उसमें इंडियन अडल्ट फ्रेंचाइजी होंगी, अडल्ट इंडियंस का वोटिंग राइट होगा उसमें। उसके बेसिस पर हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ये कांग्रेस ने डिमांड करा। तो अब क्या होने लगा फिर, उस टाइम पर अब वर्ल्ड वॉर भी चल रही थी, इंडियंस का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसीलिए उस टाइम पर आया अगस्त ऑफर 1940। अब ये चीज़ें हमें बस एक जो है हमें एक इसका जो सीक्वेंस है वही याद रखना है, क्योंकि ये सारे का सारा जो पार्ट है ये हिस्ट्री का पार्ट है। तो मैं एक बस सीक्वेंस ही बता रही हूँ अभी। इसके बाद जो आता है वो आता है सबसे पहले अगस्त ऑफर 1940 में, देन उसके बाद आते हैं क्रिप्स प्रपोजल्स 1942। ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन के लिए आते हैं, क्योंकि जो कांग्रेस थी उस टाइम पे, इंडियंस जो थे वो डिमांड कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आते हैं, लेकिन ये सारे के सारे फेल हो जाते हैं। अगस्त ऑफर भी फेल हो जाता है, क्रिप्स प्रपोजल भी फेल हो जाते हैं। उसके बाद आता है CR दास का फॉर्मूला, ये भी सक्सीड नहीं हो पाता। देन उसके बाद आता है वॉबल प्लान 1949 का। देन उसके बाद जो आता है कैबिनेट मिशन प्लान, जिसको दोनों ही मुस्लिम लीग भी एक्सेप्ट कर लेती हैं और उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस भी एक्सेप्ट कर लेती हैं। जिसके बाद फिर बनती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना। उस कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट करने के बाद, क्योंकि अब पार्टीशन भी एक्सेप्ट हो चुकी है, अब पार्टीशन का सिनेरियो भी बन चुका है, कम्युनलिज्म बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका था, तो इसीलिए आता है फिर बाद में माउंटबेटन प्लान। इस माउंटबेटन प्लान को 3 जून प्लान भी बोलते हैं, जिसके बेसिस पर आता है हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस 1947 के टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, वो होते हैं क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली क्या बोलते हैं कि 30 जून 1948 को जो ब्रिटिशर्स का रूल है इंडिया में वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उस टाइम पर कम्युनलिज्म इतना ग्रो हो चुका था कि इनके लिए सिचुएशन को हैंडल करना ही डिफ़िकल्ट था, तो ये पहले ही इंडिया को छोड़ देंगे।